हेलो साथियों, आज हम लोग जो है ये प्लैटीहेल्मिन्थीज, देखिए एक तो ये प्लैटीहेल्मिन्थीज देखेंगे और साथ ही साथ एस्केल्मेंथीज। प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मेंथीज और एनिलिडा। ठीक है, तो ये तो प्लैटीहेल्मिन्थीज आप जान ही रहे हैं। ठीक, ये देखेंगे और इसके बाद ये एस्केल्मेंथीज। और एनिलिडा देखेंगे। ठीक, एनिलिडा। तो तीन जो है फाइलम आज हम लोग देखेंगे। ये घटना चक्र की बुक है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी या जीआईसी के। तो एक एक करके देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने ये प्रोटोजोआ और ये आपका पोरीफेरा और इसके अलावा सिलेंट्रेटा जो है ये देख चुके हैं। तो उसका जो लिंक होगा वीडियो का वो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक, और बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं। इससे जब भी वीडियो हम डालेंगे तो आपको उसका वो नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। तो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थीज ज़रा देखिए। प्लैटीहेल्मिन्थीज में ये आपके क्वेश्चन टीनिया से संबंधित आपको मिलेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन में दिया गया टीनिया सैजिनेटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इसमें क्या अनुपस्थित होता है। टीनिया सैजिनेटा टीनिया सोलियम से डिफरेंट है, भिन्न है। देखिए टीनिया सैजिनेटा डिफर्स फ्रॉम टीनिया सोलियम एज इट लैक्स, इसमें क्या जो है वो एब्सेंट होता है। तो देखिए जो रोस्टेलम होता है, रोस्टेलम यह टीनिया सैजिनेटा में एब्सेंट होता है। ठीक, तो अब सकर्स जो होते हैं वो तो दोनों में होंगे, स्कॉलेक्स भी दोनों में होंगे, लेकिन जो ये रोस्टेलम है यह अनुपस्थित होता है टीनिया सैजिनेटा में, इसमें नहीं पाया जाता रोस्टेलम। ठीक, जानते रहिए। अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। टीनिया सैजिनेटा तथा टीनिया सोलियम दोनों ही मनुष्य के इंटेस्टाइन के ये पैरासाइट यानी परजीवी होते हैं। इनमें शरीर तीन खंडों में बटा होता है। स्कॉलेक्स पहला खंड है, दूसरा है ग्रीवा या नेक कहते हैं, तीसरा होता है स्ट्रोबिला। तो टीनिया सोलियम के स्कॉलेक्स भाग जो रोस्टेलम और या सकर्स तथा हुक पाए जाते हैं। कहाँ? स्कॉलेक्स भाग में रोस्टेलम पाया जाएगा, सकर्स पाया जाएगा और हुक पाए जाते हैं। परंतु टीनिया सैजिनेटा में जो ये रोस्टेलम है, रोस्टेलम जिसे आप तुंडक कह रहे हैं, रोस्टेलम तथा हुक नहीं होते। टीनिया सैजिनेटा में रोस्टेलम और हुक जो है ये नहीं होता है, जानते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक फैसियोला हिपैटिका का लार्वा नहीं है। फैसियोला हिपैटिका का लार्वा इसमें से कौन सा नहीं है। तो अब देखिए जैसे फैसियोला हिपैटिका का लार्वा इसमें से ये हेक्साकैंथ लार्वा ये नहीं है, जबकि स्पोरोसिस्ट, रेडिया, मिरासीडियम, देखिए आप ये याद रखे रहिए क्रम से, MSRCM। ठीक, MSRCM। अब ये तो मेटासर्केरिया है, ये मिरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट, रेडिया लार्वा, फिर सर्केरिया लार्वा, यही क्रम है।
ठीक, इधर से इधर की तरफ जाएंगे। तो मीरासीडियम लार्वा पहले आएगा, फिर आपका ये आपका आ जाएगा स्पोरोसिस्ट, फिर इसके बाद ये रेडिया लार्वा, फिर सर्केरिया लार्वा और फिर मेटासर्केरिया लार्वा। अब देखिए इसमें जबकि हेक्साकैंथ की बात ही कहीं नहीं हुई है, तो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यही दिया विच ऑफ दीज इज नॉट लार्वा ऑफ फैसियोला हिपेटिका, तो यही बी वाला जो है ये नहीं है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। फैसियोला हिपेटिका या यकृत पर्ण एक परजीवी है, पैरासाइट है। इसके जीवन चक्र में 5 लार्वा अवस्था होती हैं। एक देखिए वही मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया और ये सर्केरिया, मेटासर्केरिया, वही आपसे कहा गया MSRCM। M मतलब मीरासीडियम, S मतलब स्पोरोसिस्ट, R का मतलब रेडिया, C के मतलब सर्केरिया, M का मतलब मेटासर्केरिया। ठीक, तो ये क्रम है, जानते रहिए। जबकि हेक्साकैंथ लार्वा टीनिया या फीता कृमि की लार्वा अवस्था होती है। हेक्साकैंथ किसका है? ये टीनिया का है, ध्यान दें, TH से याद रखे रहिए, TH से, टीनिया सोलियम का हेक्साकैंथ है। और जबकि ये अभी जो आपको बताए MSRCM ये किसका है? तो ये फैसियोला हिपेटिका का है। ठीक है, फैसियोला हिपेटिका का ये है, तो इसको थोड़ा सा याद रखे रहना है। ठीक है, आगे देखें। यकृत कृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा है, यानी कि फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वल स्टेज ऑफ लीवर फ्लूक। ठीक है, तो लीवर फ्लूक अगर आपसे कहा गया कि इसका फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वल स्टेज, सीलिएटेड का कहने का मतलब यहाँ जैसे सीलिया उसमें उपस्थित होता है, तो मीरासीडियम आप जानते रहिए। क्या बताएंगे? मीरासीडियम। तो यकृत कृमि मतलब होता है क्या? लीवर फ्लूक। ठीक है, लीवर फ्लूक। तो लीवर फ्लूक में जो फ्री लिविंग सीलिएटेड लार्वा होगा वो क्या होगा? मीरासीडियम। वही आप MS जान रहे हैं, पहले वाला है। अगला देखें, इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। यकृत कृमि भेड़ तथा अन्य मवेशियों जैसे बकरी, सुअर इत्यादि के लीवर की जो डक्ट्स होती हैं यानी वाहिकाएँ होती हैं उसमें पाया जाता है। इसके जीवन चक्र में विभिन्न लार्वा अवस्था होती हैं। वही MSRCM अभी आपको बताए थे, MSRCM। ठीक, इनमें से 2 अवस्थाएं स्वतंत्र तैरने वाली होती हैं, एक ये मीरासीडियम और ये सर्केरिया, यानी आप कहेंगे मीरासीडियम मतलब पहला और सर्केरिया मतलब चौथा। तो पहला और चौथा जो है यानी कि मीरासीडियम और सर्केरिया, यही क्या होते हैं? ये स्वतंत्र अवस्था में तैरने वाले होते हैं। मीरासीडियम अवस्था सीलिया युक्त होता है, पहला वाला सीलिया युक्त होगा, ये फ्री फ्लोटिंग होगा। और जबकि सर्केरिया जो है ये फ्री फ्लोटिंग तो होगा लेकिन इसमें कोई सीलिया नहीं पाई जाएगी, तो इसको याद रखना है। और टीनिया सोलियम वाला ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दें, ये वाला, ये अगर पूछता है जैसे टीनिया सोलियम का, ये यहाँ देखें नीचे है क्या, टीनिया सोलियम, हाँ या यहाँ पर है, देखिए ये टीनिया सैजिनेटा डिफर फ्रॉम टीनिया सोलियम। तो ये थोड़ा सा याद रखे रहना है कि टीनिया सोलियम जो होता है, टीनिया सोलियम, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? अब इसमें नहीं देखने को क्या देखने को मिलेगा? तो ये तो आप जानेंगे अभी।
क्या क्या देखने को मिलता है अभी आपको बताते हैं। ये रोस्टेलम जो होता है टीनियस साइजिनेटम नहीं होता, टीनियस साइजिनेटम नहीं होता, जबकि ये सकर सिस्कोलेक्स ये सब होते हैं इसमें टीनियस सोलियम में। ठीक है, तो टीनियस सोलियम आप जान भी रहे हैं, इसमें 5 जो है वो लार्वल स्टेज होते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए क्या, यकृत कृमि के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है। तो प्राथमिक पोषक को संक्रमित कौन करेगा जान रहे हैं, इसमें जैसे MSRCM यही प्राथमिक पोषक को संक्रमित करता है। पहला वाला क्या है, M मतलब मीरासीडियम, मीरासीडियम, और ये क्या है स्टेटोसिस्ट, ये रेडिया और ये सर्केरिया। तो देखिए क्या ऑप्शन में आपको ये मेटासर्केरियम मिल रहा है। तो देखें इसमें रेडिया मिल रहा है, सर्केरिया मिल रहा है, मीरासीडियम मिल रहा है, रैबिडिफॉर्म मिल रहा है, लेकिन कहीं मेटासर्केरिया नहीं मिला। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए देखिए यहाँ स्टार भी बना दिया, मतलब इसमें कोई विकल्प सही नहीं। आप एक बार देख लीजिए इसमें, जैसे यकृत कृमि लीवर फ्लूक के जीवन चक्र में निम्न लार्वा अवस्थाएं होती हैं। एक तो मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, और यही मेटासर्केरिया है, लेकिन इसमें विकल्प में ही नहीं है। तो इनमें मीरासीडियम द्वितीयक पोषक है, मीरासीडियम पहला वाला क्या है द्वितीयक है, ये वाला जो है अंतिम वाला ये क्या है प्राथमिक है। तो द्वितीयक पोषक घोंघे, मछलियाँ आदि को संक्रमित करता है तथा सर्केरिया अवस्था तक उसी में वह निवास भी करता है। सर्केरिया अवस्था तक मतलब यहाँ चौथे अवस्था तक। अंततः सर्केरिया द्वितीयक पोषक के शरीर से बाहर जल में आकर इंसिस्टमेंट करता है, मतलब परिपुटन करता है। इसके बाद उसे मेटासर्केरिया कहते हैं। फिर क्या कहेंगे, तब मेटासर्केरिया कहेंगे। यही प्राथमिक पोषक है। अब यही देखिए प्राथमिक पोषक पशु, भेड़ आदि को संक्रमित करता है, कौन, मेटासर्केरिया। चूँकि विकल्प में मेटासर्केरिया नहीं दिया है, देखिए यहाँ लिखा है ना, विकल्प में मेटासर्केरिया नहीं दिया है, अतः कोई उत्तर सही नहीं होगा। अगला प्रश्न देखें, सबसे छोटा फीता कृमि होता है, स्मॉलेस्ट टेपवर्म इज क्या है, क्या टीनिया है या ये मोनीजिया है या इक्याइनोकोकस है या ये कोटिग्निया है। तो इक्याइनोकोकस जो देख रहे हैं यही सबसे छोटा फीता कृमि है। लिखने में तो बहुत बड़ा दिख रहा है ना, इसमें देखिए वर्ड, इस वर्ड में लेटर कई आपको दिख रहे हैं, बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट टेपवर्म होता है इक्याइनोकोकस। दिए गए विकल्पों में इक्याइनोकोकस सबसे छोटा फीता कृमि होता है, इसकी लंबाई 3 से 6 मिलीमीटर तक होती है। इसके प्राथमिक पोषक यानी कि प्राइमरी होस्ट जो हैं ये जैसे इसके प्राथमिक पोषक, हाँ जैसे अब डाग है, मानव को भी प्रभावित कर सकता है ये, ठीक है। इसका प्राथमिक पोषक कौन है, किस तो पूछा जाए इक्याइनोकोकस का तो डॉग बता देंगे। आगे देखें, फ्लेम सेल्स आर एसोसिएटेड विथ, फ्लेम सेल्स जो होती हैं इनका संबंध किससे होता है। तो फ्लेम सेल्स आपको पता ही है, ये तो उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक, उत्सर्जन से संबंधित है ये, एक्सक्रिएशन से। अब आप देखिए ये फ्लेम सेल्स ज्वालाकोशिका प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ के जंतु में पाई जाती है, ये एक्सक्रिएशन से संबंधित है ना, प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ से ये इनके जंतुओं से संबंधित है। ये देखिए इन कोशिकाओं के मध्य में एक बड़ी गुहा यानी कैविटी होती है, इसमें कुछ फ्लैजिला के एक सिरे आपस में मिल जाते हैं, वह उनकी गति से ज्वाला के समान संरचना दिखाई देती है, अतः इसे ज्वालाकोशिका कहते हैं। किसे कहेंगे, तो ध्यान दीजिए
ये प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जंतु में ये तो पाया जाता है ज्वाला कोशिका, ये उत्सर्जन से संबंधित है। इन कोशिका के मध्य में, इन्हीं जैसे कोशिकाओं के मध्य में एक बड़ी कैविटी होती है, इसमें कुछ फ्लैजिला के नए सिरे आपस में मिल जाते हैं, तो उनकी गति से ज्वाला के समान संरचना दिखाई देती है और उसी को फ्लेम सेल कहते हैं। ठीक है, ज्वाला कोशिकाएँ संबंधित है, ये तो अभी आपने देख लिया कि एक्सक्रिएशन से, ठीक, उत्सर्जन से ज्वाला कोशिका संबंधित है। फिर से वही क्वेश्चन देखिए, हर तरीके से आया है एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जिस तरीके से आया है उसी हिसाब से इसको जितने भी क्वेश्चन जिस रूप में आए हैं वो दिए गए हैं। ज्वाला कोशिकाएँ होती हैं, अब देखिए ये ज्वाला कोशिकाएँ कैसी होती हैं, तो वही आप जान रहे हैं, एक्सक्रिएटरी उत्सर्जी होती हैं। सिस्टोसोमा में गायनोकोफोरिक कैनाल पाई जाती है। इन सिस्टोसोमा गायनोकोफोरिक कैनाल्स आकारिन कहाँ पाई जाती है, तो ये देखिए नर में मादा को पकड़ने के लिए, ये नर में पाई जाएगी मादा को पकड़ने के लिए, या नर में अंडों को पकड़ने के लिए, या मादा में अंडों को पकड़ने के लिए, या मादा में नर को पकड़ने के लिए, तो देखिए नर में पाई जाती है। पहले तो ऐसे जाने, सिस्टोसोमा जो है, सिस्टोसोमा में गायनोकोफोरिक कैनाल, गायनेकोफोरिक कैनाल जो होती है वह नर में पाई जाती है। इसका फंक्शन भी दिया, होल्डिंग फीमेल, ये मादा को पकड़ने के लिए होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिस्टोसोमा में सामान्यतः रुधिर फ्लूक यानी ब्लड फ्लूक के नाम से जाना जाता है। किसको? सिस्टोसोमा को। यह मनुष्य की रुधिर वाहिनियों में पैरासाइट यानी परजीवी होता है। इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो घोंघा होता है। नर सिस्टोसोमा में गायनोकोफोरिक कैनाल पाई जाती है। इसका उपयोग निषेचन के समय मादा को वो पकड़ने के लिए करता है। निषेचन के पश्चात मादा नर से अलग होकर अंडे देती है। ठीक, तो ये थोड़ा सा जानते रहिए। आगे देखें, सिस्टोसोमा को सामान्यतः कहते हैं, सिस्टोसोमा को क्या कहते हैं? तो सिस्टोसोमा वही अभी आपने देखा कि ब्लड फ्लूक कहते हैं। ठीक है, सिस्टोसोमा क्या कहेंगे? ब्लड फ्लूक। कौन सी लार्वल अवस्था सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं होती? सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में कौन सी लार्वल अवस्था नहीं होती? तो सिस्टोसोमा में ये रेडिया नहीं होता। अभी आपने देखा था ना, ये एमएसआरसीएम ये रेडिया, ध्यान दें बीच वाला जो है, यह ब्लड फ्लूक में नहीं देखने को मिलता। ब्लड फ्लूक मतलब वही सिस्टोसोमा को ही ब्लड फ्लूक कहते हैं। तो रेडिया नहीं होता, ये थोड़ा सा जानते रहिए। सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में रेडियल लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जंतुओं में प्रायः एक से अधिक लार्वा अवस्था पाई जाती है। पाचन तंत्र पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता, कंप्लीटली अब्सेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सिस्टोट्स, जितने भी सिस्टोट्स हैं उनमें पाचन तंत्र जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। और तो ट्रिमेटोड, निमेटोड इन सब में होता है। अब देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन। सिस्टोट्स में पाचन तंत्र पूर्ण रूप से एब्सेंट होता है। इस वर्ग यानी कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के सभी जंतु अंतःपरजीवी होते हैं। इन्हें सामान्यतः टेपवर्म, किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थीज में सामान्यतः टेपवर्म यानी फीता कृमि कहते हैं। ये जंतु अपनी देह भित्ति द्वारा अपने होस्ट पोषद से पचा हुआ तरल भोजन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल नहीं होती? आहार नाल ही नहीं पाई जाती। तो जो आप जान ही रहे हैं, जब पूरा ये सिस्टम ही, डाइजेस्टिव सिस्टम ही एब्सेंट है तो सिस्टोड ही है, सिस्टोड में नहीं होता। प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के वर्ग सिस्टोड के सभी जंतु वर्टिब्रेट्स के अंतःपरजीवी होते हैं, इंडोपैरासाइट होते हैं। इनमें आहार नाल एब्सेंट होती है। सामान्यतः इन्हें टेपवर्म
सामान्यतः इन्हीं टेपवर्म कहते हैं सिस्टोड को। जैसे टीनिया हुआ है ना, तो इसमें आपको पाचन तंत्र अनुपस्थित मिलेगा। पाचन तंत्र नहीं पाया जाता, पुनः वही बात आ गई। अब इसमें एग्जाम्पल आप टीनिया आप जान रहे हैं, अभी जस्ट देखिए एक्सप्लेनेशन में। इनमें से कौन सा एक प्लेटीहेल्मिन्थीज का लक्षण है? प्लेटीहेल्मिन्थीज कैसे होते हैं? तो रेडियल सिमेट्री ये तो नहीं होता प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी नहीं होता, तो यही बी वाला सही होगा। ठीक, बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, रेडियल सिमेट्री इसमें नहीं होती। ठीक है, तो इसमें तो आपको जैसे देखने को मिलेगा, इसमें अरी समित नहीं होती, बाइलेटरल आपको देखने को मिलेगा। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जंतु जो हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय होते हैं, क्योंकि इनमें 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन और रेडियल सिमेट्री नहीं होती। ठीक, टीनिया अपना भोजन ग्रहण करता है। टीनिया कैसे करेगा? तो ये सिस्टोड के अंतर्गत आएगा, बॉडी वॉल से ही ये अब्जॉर्ब करेगा। ठीक, बॉडी वॉल से। तो जानते रहिए, टीनिया एक परजीवी जंतु है जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। इसमें आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल पूर्ण रूप से एब्सेंट होती है, अतः मुख नहीं पाया जाता। अपना भोजन होस्ट की आंत से जहाँ रहता है उनकी देह भित्ति द्वारा ये एब्जॉर्ब करता है। इसमें सकर्स जो हैं वो होस्ट की आंत से चिपकने में हेल्प करते हैं। देखें, शेडिंग या फिर ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स इन टीनिया इज कॉल्ड। ग्रेविड खंडों का टीनिया के शरीर से झड़कर गिरना कहलाता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ग्रेविड खंड, ग्रेविड प्रोग्लोटिड इन टीनिया जो होते हैं ये शरीर से झड़कर जो गिरना है वो क्या कहलाता है? तो ये एपोलाइसिस कहलाता है। ध्यान दें, ग्रेविड खंडों का टीनिया के शरीर से झड़ करके गिरना जो है वो एपोलाइसिस कहलाता है। दिस शेडिंग ऑफ ए ग्रेविड प्रोग्लोटिड इन टीनिया इज कॉल्ड एपोलाइसिस। ठीक, आगे देखें जरा इसका ये एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ देखने को मिलेगा आपको कि टीनिया का शरीर 3 भाग में बटा है। हेड होता है, ग्रीवा, नेक और स्ट्रोबिला। टीनिया स्ट्रोबिला में 800 से 1000 खंड होते हैं जिन्हें प्रोक्लोडिड कहते हैं। स्ट्रोबिला में अंतिम छोर का लगभग 150 से 300 प्रोग्लोटिड को ग्रेविड कहते हैं। लास्ट वाले जो अंतिम छोर पे पाए जाते हैं प्रोक्लोटिड। इन्हीं खंडों में परिपक्व अंडे भरे होते हैं। ये नियमित अंतराल पर अलग होकर निकलते रहते हैं। इस प्रक्रिया को ही एपोलाइसिस कहते हैं। ठीक, इसी को क्या कहेंगे? एपोलाइसिस। तो इसे थोड़ा सा जानते रहें। निम्नलिखित में गुदा किसमें अनुपस्थित होती है? तो अब आप जान ही रहे हैं, इसमें आपको लीच में तो होता है, राउंड वर्म में भी होगा, अर्थवर्म में। इसमें फ्लैट वर्म जो देख रहे हैं, चपटा कृमि, इसी में एनस नहीं पाया जाता। ठीक, एनस एब्सेंट होता। तो देखिए, चपटा कृमि यानी फ्लैट वर्म प्लेटीहेल्मिन्थिक संघ के प्राणियों को कहा जाता है। इनमें आहार नाल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या तो अपूर्ण होता है या अनुपस्थित। इनमें गुदा जो है, एनस जो है वो एब्सेंट होता। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ हेपेटिका यानी कि यकृत पर्णव लीवर फ्लूक के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक है। द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हेपेटिका लीवर फ्लूक इज इंटरमीडिएट। तो स्नेल है इंटरमीडिएट पोषद। ठीक है, ये थोड़ा सा जानते रहिए। स्नेल, इसके जीवन चक्र में जो है ना 2 पोषद होते हैं, एक भेड़ और दूसरा होता है, यहाँ पर क्या पूछा था, इंटरमीडिएट
होस्ट, हाँ ठीक स्नेल ही होगा। देखिए फैसियोला हेपेटिका एक द्विपोषदीय डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इसके जीवन चक्र में 2 पोषद होते हैं। पहला देखिए भेड़ सीप प्राथमिक पोषद, क्योंकि इसमें इसकी वयस्क अवस्था होती है, और दूसरा वही स्नेल मध्यस्थ पोषद जिसे आप इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। इसमें विभिन्न लार्वल अवस्थाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री किसमें पहला ऐसा दिया है कि द्विपार्श्वीय सममित दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ कौन है बाइलेटरल सिमेट्री वाला? तो आप प्लेटीहेल्मिन्थीज बताएंगे, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री दिखाने वाला कौन है पहला संघ, यानी शुरुआत जहाँ से होती है बाइलेटरल सिमेट्री की, तो आप प्लेटीहेल्मिन्थीज बताएंगे, ठीक। आगे देखते हैं, उपर्युक्त विकल्पों में सभी संघों के अधिकांश जंतुओं में मूल रूप से बाइलेटरल सममित पाई जाती है, और प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ प्राणी जगत का पहला संघ है। इसके जंतु में वही द्विपार्श्व सममिति दिखाई देती है, वही बाइलेटरल सिमेट्री। इससे निम्न स्तर के जंतुओं में यह नहीं दिखाई देती। तो ये थोड़ा सा जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ, अभी आपने पढ़ा था कि सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड फ्रॉम मेन बॉडी, तो इसमें तो सी ऑप्शन हो जाएगा। टेपवर्म के शरीर से मिथ्या खंड पाए जाते हैं, ठीक है, स्यूडो सेगमेंट, जिन्हें प्रोग्लॉटिड कहते हैं। इनमें अंतिम खंडों में अंडे भरे होते हैं, जिन्हें ग्रेविड कहते हैं। ये खंड मुख्य शरीर से अलग होते हैं, जिसे एपोलाइसिस कहते हैं। किसमें ऐसा होता है? टेपवर्म में। अगला देखें, चपटे कृमियों में अंगों के बीच उपस्थित मेसोडर्मी ऊतक क्या कहलाता है? तो ये तो पैरेन्काइमा कहलाता है। जो चपटे होते हैं यानी मेसोडर्मल टिश्यू फिलिंग अप द स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन इन फ्लैट वर्म इज कॉल्ड पैरेन्काइमा होता है उनके बीच में। देखिए चपटे कृमियों के देह गुहा में एक तरल मेसोडर्मी ऊतक भरा होता है, जिसे पैरेन्काइमा या मेसेनकाइमा, चाहे पैरेन्काइमा कहिए चाहे मेसेनकाइमा। यह एक द्रव स्थैतिक कंकाल के रूप में कार्य करता है तथा अंगों को अपने स्थान पर स्थिर रखता है। ब्लैडर कृमि पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? क्या यह ह्यूमन मसल्स या मानव की मांसपेशियों में, या मसल्स ऑफ पिग और काऊ या सुअर या गाय की मांसपेशियों में, या ह्यूमन फीसिस यानी मनुष्य के मल में, या सॉइल यानी कि मृदा में। तो देखिए इसमें सुअर या गाय की मांसपेशियों में ये पाया जाता है। कौन? ब्लैडर कृमि कहाँ पाया जाएगा? ये मसल्स ऑफ पिग यानी कि सुअर की मांसपेशी या गाय के मांसपेशियों में ब्लैडर वर्म पाया जाता है। ब्लैडर वर्म टेपवर्म टीनिया सोलियम या टीनिया सैजिनेटा का एक लार्वा है। ब्लैडर वर्म किसका लार्वा है? टेपवर्म या ब्लैडर वर्म आप कह दीजिए, जो कि सुअर या गाय की मांसपेशियों में ये इसका डेवलपमेंट होता है। और जैसे अधपके मांस को खाने से मनुष्यों में संक्रमित ये करता है। अधपका मतलब पूरा पका नहीं है, आधा ही पका है, कच्चा है मांस, तो इसका यूज करने से ये ब्लैडर वर्म जो है ये आ जाता है, संक्रमित कर देता है ये मनुष्य को, ठीक। तो जानते रहिए इसको। आगे देखें थोड़ा सा यहाँ से, देखें द रीजन फॉर मेजली पॉर्क फ्लेश इज द, थोड़ा सा ये कम दिख रहा होगा। देखिए मेजल पॉर्क मांस का कारण है, क्या कारण है? वही प्रेजेंस ऑफ
प्रेजेंस ऑफ सिस्टी सर्कस की उपस्थिति ये मिजेल पार्क मांस का कारण है। उसमें मिजेल पार्क इसी सिस्टी सर्कस की उपस्थिति में वो मिजेल पार्क कहा जाता है। टीनियस देखिए, इस एक्सप्लेनेशन देखिए, टीनियस सोलियम या टेपवर्म की दो लार्वल अवस्थाएं होती हैं टीनिया की, एक वही हेक्साकैंथ और सिस्टी सर्कस, या उसी को ब्लैडर वर्म भी कह दीजिए। ठीक है। जब सुअर, जो कि इसका द्वितीयक पोषक है, सुअर क्या है? द्वितीयक पोषक। इसका मांस सिस्टी सर्कस से अत्यधिक संक्रमित होता है। इसका मांस जो है सिस्टी सर्कस से अत्यधिक इन्फेक्टेड होता है, इसे ही मिसेल पार्क कहते हैं। तो जानते रहिए, टीनिया सोलियम या टेपवर्म के दो लार्वा होते हैं, एक हेक्साकैंथ तो दूसरा सिस्टी सर्कस। सिस्टी सर्कस को ही ब्लैडर वर्म भी कहते हैं। जब सुअर का मांस सिस्टी सर्कस से अत्यधिक संक्रमित हो जाए, ठीक है, सुअर का मांस सिस्टी सर्कस से भी ज़्यादा अगर वो संक्रमित हुआ है तो उसी को मिजेल पार्क कहते हैं। ब्लैडर वर्म डिम्बक है। ब्लैडर वर्म इज ए लार्वा ऑफ, किसका लार्वा है? तो ब्लैडर वर्म टीनिया का ही ये लार्वा है। ब्लैडर वर्म लार्वा फिर से देखिए दिया है, तो वही टीनिया कहिए चाहे टेपवर्म कहिए, ये इन्हीं सब रूपों में प्रश्न आए हैं। ऑस्मोट्रॉफी पाई जाती है, ऑस्मोट्रॉफी पाई जाएगी, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑस्मोट्रॉफी पाई जाती है किसमें? क्या एस्टेरियाज में या पैलियोमॉन में या पाइला या टीनिया? तो टीनिया में ऑस्मोट्रॉफी टीनिया में होता है। देखिए ऑस्मोट्रॉफी के बारे में समझें। टीनिया जो है यह एक परजीवी होता है जो आंत में रहता है, इंटेस्टाइन में। इसके चारों ओर एक लिक्विड मीडियम होता है। इसके द्वारा वह लिक्विड मीडियम तथा अपने शरीर के अंदर के तरल के बीच वो बैलेंस बनाता है और उसी को ऑस्मोट्रॉफी कहते हैं। ठीक, ऑस्मोट्रॉफी इज फाउंड इन टीनिया। आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोजेनेसिस इज ए टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड इज फाउंड इन। एलोजेनेसिस एक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण है जो पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब एक दूसरे में बदलता रहता है। तो ये लीवर फ्लूक जो है ना, एलोजेनेसिस इसी में देखने को मिलता है। ये पीढ़ी एकांतरण है और ये लीवर फ्लूक में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। जब देखिए यहाँ दिया गया है, जब अलैंगिक अवस्था अल्प विकसित होती है तथा लैंगिक अवस्था अत्यधिक विकसित, तब ऐसे पीढ़ी एकांतरण को एपोजेनेसिस कहते हैं। ऐसे पीढ़ी एकांतरण लीवर फ्लूक में होता है। अलैंगिक अवस्था तो कम विकसित होगी, लैंगिक जो है ज़्यादा, तो ऐसी पीढ़ी एकांतरण को एलोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, इतना जानते रहिए कि इसमें लैंगिक जो होगा ज़्यादा विकसित होगा, सेक्सुअल ज़्यादा डेवलप होगा एसेक्सुअल के कंपैरिजन में। अगर ऐसा कहीं होता है तो होता कहाँ है ऐसा? लीवर फ्लूक में, और इसी को ही एपोजेनेसिस कहते हैं। इनमें से कौन त्रिस्तरीय जंतु है? त्रिस्तरीय जंतु देखिए ज़रा, तो ये तो आप देख ही रहे हैं, हीरोडिनेरिया, ठीक, इसमें भी होगा, स्कैरिस में भी होगा, टीनिया सोलियम में भी होगा, तो इसमें तो सभी में होगा। ठीक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ऐसे जंतु जिनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जननिक यानी जर्मिनल लेयर बनते हैं, तो उसी को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अब जान रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब आप कहेंगे इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, है ना, तीनों पाए जाएं। इनमें से कौन सा जंतु समूह आंतरिक परजीवी नहीं है, मतलब शरीर के अंदर नहीं पाया जाता? तो टर्बिलेरिया जो देख रहे हैं यह शरीर के अंदर नहीं होता, जबकि ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा, स्पोरोजोआ
ये सब के सब जो हैं इंडोपैरासाइट होते हैं। टर्बिलेरिया देखिए, टर्बिलेरिया सिस्टोडा तथा ट्रिमेटोडा संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के वर्ग हैं। वर्ग सिस्टोडा के सभी जंतु अंतःपरजीवी होते हैं और ट्रिमेटोडा के जंतु बाह्य एवं अंतःपरजीवी होते हैं, जबकि टर्बिलेरिया के सदस्य ये फ्री लिविंग होते हैं। स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ के अंतर्गत समूह है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक समूह है। इनमें सभी सदस्य परजीवी होते हैं। और भी क्वेश्चन हैं अभी इसमें, देखिए। अब आपको ये मिलेगा। अब तो ख़त्म हो गया आपका ये, अब आपका स्टार्ट हो गया यहाँ स्केलमेंथीज। ठीक, तो देखिए अब हम लोगों का प्लेटीहेल्मिन्थीज ख़त्म हो गया है। अब आ गया स्केलमेंथीज, इसके बाद एनिलिडा। तो अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन जो है देखेंगे। देखिए, साइक्लोप्स किसका द्वितीयक पोषद है? हुकवर्म का, पिनवर्म का, या गिनी वर्म, या ये राउंड वर्म यानी गोल कृमि? तो इसमें तो यही गिनी वर्म होगा। साइक्लोप्स जो है ये सेकेंडरी होस्ट है। किसका है? तो नेहरूआ भी इसे कहते हैं गिनी वर्म को। थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। देखिए, साइक्लोप्स इज ए सेकेंडरी होस्ट ऑफ, साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ, तो वही ग्वाइनिया वर्म या इसी को नेहरूआ भी कहते हैं। तो इसे थोड़ा सा जानते रहिए। इसका एक्सप्लेनेशन ज़रा चेक करिए। देखिए, नेहरूआ यानी ये ग्वाइनिया वर्म स्केलमेंथीज फाइलम का जंतु है। स्केलमेंथीज का ये जंतु है। यह एक परजीवी है, पैरासाइट है। इसका प्राथमिक पोषद मनुष्य है, जबकि साइक्लोप्स द्वितीयक पोषद है। साइक्लोप्स एक जलीय आर्थ्रोपोड क्रस्टेशियन है। क्या है? साइक्लोप्स एक जलीय आर्थ्रोपोड, यानी इसी को आप क्या कहेंगे? क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया वर्ग का ये जंतु है। एक देखिए, हाँ, नर स्कैरिस मादा स्कैरिस से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें होता है क्या? नर स्कैरिस और मादा स्कैरिस ये दोनों भिन्न हैं। तो क्या होता है जिसके कारण ये भिन्न है? विकल्प के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। लिप्स देखिए दोनों में होता है, लिप्स दोनों में होगा, नर हो चाहे मादा हो। एम्फिट्स भी दोनों में होगा, लेकिन पीनियल स्पिक्यूल्स जो आप देख रहे हैं, पीनियल स्पिक्यूल्स, ये आपको देखने को मिलता है नर स्कैरिस में। टेल तो दोनों में देखने को मिलेगा, तो इसी वाला ऑप्शन होगा सही। तो पीनियल स्पिक्यूल्स नर स्कैरिस में देखने को मिलता है, लेकिन मादा में नहीं। तो नर स्कैरिस तथा मादा स्कैरिस ये इनमें भिन्नता होती है। नर की मोटाई कम होती है, पहली बात, तथा इसकी पूंछ मुड़ी होगी। नर की पूंछ मुड़ी होगी, नर जो होगा ऐसे इसकी पूंछ मुड़ी होगी मेल में। फीमेल की पूंछ मुड़ी नहीं रहेगी, सीधी रहेगी फीमेल की। ठीक, जबकि देखिए मादा की क्या होती है? सीधी होती है। जैसे आप देखें फीमेल में सीधा होगा। अब देखिए यही बात है, जिन्हें पीनियल स्पिक्यूल, किसे, यही पूंछ जो होती है उसे पीनियल स्पिक्यूल या कापुलेटरी सीटी कहते हैं। किसे कहते हैं? मादा में देखिए, मादा की तो पूंछ सीधी होती है। नर में क्लोएका से दो सुई जैसी संरचना निकलती है। किसमें? नर में, जिन्हें पीनियल स्पिक्यूल या कापुलेटरी सीटी कहते हैं। तो ध्यान देना, ये क्लोएका से दो सुई जैसी संरचना जुड़ी होती है, उसको पीनियल स्पिक्यूल या कापुलेटरी सीटी कहते हैं। कापुलेशन में ये क्या करती है? सहायता करती है। कौन? यही पीनियल स्पिक्यूल या कापुलेटरी सीटी। यह किस में पाई जाती है? तो आप कहेंगे ये नर में पाई जाती है, मादा में नहीं। लिप्स, एम्फिट्स और पूंछ नर और मादा दोनों में होते हैं। सीटी वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? सीटी वर्म
सीटी वर्म इज द अल्टरनेट नेम ऑफ, सीटी वर्म किसे कहते हैं? पिन वर्म को सीटी वर्म भी कहते हैं, पिन वर्म को सीटी वर्म भी कहते हैं। तो देखें, सीट वर्म भी आप कहे या सीट वर्म ही अक्सर कहेंगे, सीट वर्म। सीट वर्म पिन वर्म का दूसरा नाम है, ठीक है। सीट वर्म पिन वर्म का दूसरा नाम है, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम इंट्रोबियस वर्मिक्यूलेरिस है। सीट वर्म या पिन वर्म का जो वैज्ञानिक नाम है वो इंट्रोबियस वर्मिक्यूलेरिस है। यह मनुष्य का सबसे साधारण निमेटोड परजीवी है। कौन? यही सीट वर्म या पिन वर्म, जो लगभग संपूर्ण विश्व में पाया जाता है, मतलब हर देश में लगभग पाया जाता है। किस संघ में वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है? अब ऐसा कौन सा संघ है जिसमें जो ट्रू सिलोम है वो नहीं देखने को मिलता है ना, स्यूडो सिलोम देखने को मिलता है। तो इकाइनोडर्मेटा में तो देखने को मिलेगा, निमेटोडा में आप कहें, निमेटोडम नहीं, इकाइनोडर्मेट्स, एनेलिड्स, मोलस्का, इन सभी में, या कार्डेटा, इन सभी में तो ट्रू सिलोमेट होता है, जानते रहिए। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से क्वेश्चन। तो वास्तविक देह गुहा वह होती है जो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से उत्पन्न होती है। तो यह गुहा उपर्युक्त विकल्पों में से दिए गए संघों में निमेटोड संघ में नहीं होता, और इस संघ में आभासी सीलोम यानी स्यूडोसिलोमेट पाई जाती है, जो कि भ्रूण की ब्लास्टोसील से ये उत्पन्न होती है या व्युत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए दिया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या निमेटोडा में अखंडीय कूट प्रगुहिका होती है? क्या ये अनसेगमेंटेड स्यूडोसिलोमेट हैं? तो देखिए, अनसेगमेंटेड स्यूडोसिलोमेट, ये तो स्यूडोसिलोमेट तो होता ही है। अगला देखें, स्यूडोसिलोमेट तो है ही, लेकिन यही ध्यान दें, अनसेगमेंटेड नहीं होता, अनसेगमेंटेड नहीं होता, ये सेगमेंटेड होता है, मतलब इसमें खंड होते हैं, तो इसीलिए ये नॉट करेक्ट हो गया, ठीक। और अनसेगमेंटेड एसिलोमेट एनिमल प्लेटिहेल्मिन्थीज है। मेटामेरिक सिलोमेट एनिमल एनालिडा है। मेटामेरिक हीमोसिलोमेट एनिमल, तो ये मोलस्का है। तो शरीर की दीवार एवं आहारनाल के मध्य पाई जाने वाली गुहा को किसी ऊतक से घिरी नहीं होती है, इसी को स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। निमेटोड संघ के सदस्यों में अनसेगमेंटेड स्यूडोसिलोमेट, निमेटोड में क्या होगा? अनसेगमेंटेड स्यूडोसिलोमेट एनिमल नहीं, सेगमेंटेड, यहाँ थोड़ा सा सेगमेंटेड होना चाहिए था, ठीक है, सेगमेंटेड होना चाहिए, ठीक है। अनसेगमेंटेड स्यूडोसिलोमेट अगर होगा तब तो है ही वह, जानते रहिए, सेगमेंटेड होना चाहिए। है ना, सेगमेंटेड होना चाहिए, जबकि दिए गया है क्या? अनसेगमेंटेड। होना क्या चाहिए? सेगमेंटेड। दिया है क्या? अनसेगमेंटेड, इसीलिए हुआ क्या? इज नॉट करेक्ट। चलिए आगे देखें। स्यूडोसिलोम इज द कंडीशन व्हेन, स्यूडोसिलोम वही जब वो किसी स्तर से घिरे ना हो, तो उसी को आप कहेंगे। देह गुहा नहीं होती, नहीं, ये तो होगा। देह गुहा मध्य जनन स्तर से आच्छादित होती है, भी नहीं। देह गुहा मध्य जनन स्तर से आच्छादित नहीं होती, सी होना चाहिए। सिलोमिक कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, ठीक। आगे देखें, रैबिडिफॉर्म लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, रैबिडिफॉर्म जो है ये स्कैरिस में देखने को मिलता है। रैबिडिफॉर्म लार्वा किस में है? स्कैरिस में, ठीक।
आगे देखें ज़रा सा। स्कैरिस गोल कृमि से कहते हैं राउंड वर्म। इसके जीवन चक्र में जो है जीवन चक्र में, अब यहाँ देखिए कटा हुआ है तो क्या दिया हो सकता है। स्कैरिस के जीवन चक्र में वही भ्रूणी अवस्था में वो आपका रेप्टिफॉर्म लार्वा का निर्माण होता है। यह बाद में लंबा होकर प्रथम शिशु प्रावस्था यानी कि फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज बनाता है। इसी को रेप्टिफॉर्म लार्वा कहते हैं। देखिए वुचरेरिया काजेज फाइलेरियासिस एज ए रिजल्ट ऑफ, दिख नहीं रहा होगा आपको। देखिए ये क्या करता है वुचरेरिया, वही पील पाँव हाथी पाँव का काज यही है, उसका कारण यही है। तो ये ब्लॉक द लिम्फ ग्लैंड है, ये लिम्फ ग्लैंड को ब्लॉक कर देता है। ध्यान दें, फाइलेरिया परजीवी वुचरेरिया लसिका ग्रंथियों में तथा वाहिनियों में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। ये विशेषकर नीचे के पैर तथा जनन अंगों की जो लसिका वाहिनियाँ होती हैं वहाँ पर ये सूजन उत्पन्न हो जाती है। हाथी पाँव नामक रोग का वाहक कौन है, वही आप जान रहे हैं। उसमें तो वुचरेरिया बैंक्रप्टाई है ही, लेकिन यहाँ दिया है कि ये वेक्टर पूछ रहा है। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स बताएं, वो भी क्यूलेक्स नहीं, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। ठीक, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर जो है वही हाथी पाँव नामक रोग का वाहक है। हाथी पाँव या फाइलेरिया रोग वुचरेरिया बैंक्रप्टाई द्वारा उत्पन्न होता है। इसका वाहक संक्रमित क्यूलेक्स मादा मच्छर है। जब एक संक्रमित क्यूलेक्स मादा मच्छर मनुष्य काटता है तो इसके परजीवी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं और वही लिम्फ किसको वो बाधित कर देंगे। तो याद रखना, ब्लॉक द लिम्फ ग्लैंड को ये लसिका ग्रंथियों में ये अवरोध उत्पन्न करते हैं। आगे देखिए, एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाई, तो अभी तो आपने देखा था कि किससे होता है, ये इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा। अभी जस्ट आपने देखा था यहीं ऊपर, है ना, यहाँ देखें सी वाला ऑप्शन, तो इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो। और एलिफेंटियासिस ये वही मॉस्किटो होता है, उसका वाहक वुचरेरिया उत्पन्न होता है, वुचरेरिया काजेज। तो जान ही रहे एलिफेंटियासिस हाथी पाँव या पील पाँव। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल कृमि के कारण कौन सा रोग होता है। राउंड वर्म वही है वही फाइलेरियासिस नामक रोग वुचरेरिया बैंक्रप्टाई द्वारा उत्पन्न होता है। यह स्केलमेंथीज या निमेटोडा, यह किसका जंतु है, तो स्केलमेंथीज या निमेटोडा संघ का जंतु है। इस रोग के परजीवी का वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर है। ठीक, वुचरेरिया बैंक्रप्टाई का लार्वा यहाँ पूछा है, ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है इसमें वुचरेरिया बैंक्रप्टाई का लार्वा। तो वुचरेरिया देखिए, वुचरेरिया बैंक्रप्टाई का लार्वा माइक्रोफाइलेरिया है। यह अल्प विकसित है, शिशु प्रावस्था में होता है। वुचरेरिया एक परजीवी है जो फाइलेरिया या एलिफेंटियासिस रोग उत्पन्न करता है। जरायुजी प्रायः मिलते हैं। विविपैरिटी जनरली अकर इन, विविपैरिटी किस में देखने को मिलती है, तो वुचरेरिया बैंक्रप्टाई में। विविपैरिटी के मतलब क्या होता है, जरायुजी। ठीक, जरायुजी यानी कि वही बच्चे उत्पन्न करने वाले जो होते हैं वो जरायुज होते हैं। ठीक, अंडज जो होते हैं वो अंडे उत्पन्न करने वाले। तो फाइलेरिया वर्म या वुचरेरिया एक जरायुजी गोल कृमि है, क्योंकि यह अल्प विकसित शिशु को जन्म देता है। उतना विकसित नहीं लेकिन अल्प विकसित होता है। देखें ये सिनकाइट्रियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन, या सिंसिशियल
दिया है वही सिंसिशियल या सिनकाइट्रियल एपिडर्मिस किस में देखने को मिलती है, तो ये तो स्कैरिस में सिनकाइट्रियल एपिडर्मिस देखने को मिलती है। स्कैरिस की एपिडर्मिस में अलग अलग कोशिकाएं नहीं होती, बल्कि इसमें साइटोप्लाज्म की एक कॉन्टिन्यूअस स्तर होती है जिसमें केंद्रक बिखरे होते हैं। इसी को सिंसिशियल या सिनोसिटिक कहते हैं। ये किस में देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलता है स्कैरिस की अधिचर्म एपिडर्मिस में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज फाउंड इन, किस में देखने को मिलेगा? स्कैरिस में ही होता है, स्कैरिस में ही आपको देखने को मिलेगा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। जब नर तथा मादा के बाह्य लैंगिक लक्षणों के आधार पर अलग अलग पहचाना जा सके तो इसे लैंगिक द्विरूपता सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा था, नर में टेल जो है मुड़ी हुई होती है, मादा सीधा होता है, तो बाहर से देखने से पता चल जाता है। तो स्कैरिस को नर एवं मादा में बाह्य लक्षणों के आधार पर उन्हें अलग अलग पहचाना जा सकता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्लियरली सीन इन, देखिए अलग अलग क्वेश्चन किस रूप में आया स्कैरिस में। स्कैरिस का प्राथमिक तरुण डिंबक कहलाता है। द फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा ऑफ स्कैरिस इज नोन एज, स्कैरिस का फर्स्ट जुवेनाइल जो लार्वा है वह रैबिडिफॉर्म लार्वा कहलाता है। ठीक, रैबिडिफॉर्म लार्वा। स्कैरिस के जीवन चक्र में कुल 4 प्रकार के जुवेनाइल लार्वा देखने को मिलते हैं। आप जैसे एक एक करके देखिए, तो ये 4 बार मोल्ट करते हैं, मतलब निर्मोचन करते हैं। प्रथम अवस्था का रैबिडिफॉर्म लार्वा ये है, फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल होता है। देखिए द्वितीय अवस्था का ये एम्ब्रियोनेटेड, यानी कि एम्ब्रियोनेटेड लार्वा जो है ये द्वितीय अवस्था का है। तृतीय अवस्था का वही थर्ड स्टेज जुवेनाइल होता है, तरुण कहलाता है। चतुर्थ प्रावस्था या अवस्था का ये भी जुवेनाइल होता है। तो प्रथम ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, स्कैरिस के जीवन में कुल 4 डिंबक तरुण डिंबक जुवेनाइल लार्वा की अवस्था होती है। जैसे प्रथम अक्सर पूछा जाता है तो रैबिडिफॉर्म लार्वा, दूसरा अगर पूछ ले तो एम्ब्रियोनेटेड एग आप कहेंगे। ठीक है, लेकिन पहला वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मनुष्य में स्कैरिस की संक्रमण अवस्था होती है। स्कैरिस का संक्रमण अवस्था ज़रा ध्यान दें, तो वही जुवेनाइल जो है रैबिडिफॉर्म, इंग्लिश में ज़रा देखिए, ये इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ स्कैरिस टू मैनेज, तो ये तो अच्छा सेकंड जुवेनाइल मतलब वो आपका ये वाला प्रथम नहीं होगा, इसमें प्रथम नहीं होगा। इसमें कौन सा हो रहा है, इसमें सेकंड स्टेज जुवेनाइल ये वाला होगा। एम्ब्रियोनेटेड एग ये दूसरा वाला जो है इसे माना गया है। देखिए माइक्रोफाइलेरियाई रात में निवास करते हैं। माइक्रोफाइलेरियाई ये किसका लार्वा है? माइक्रोफाइलेरिया वही बुचरेरिया बैंक्रप्टाई के, ये रात्रि में कहाँ निवास करते हैं? तो पेरिफेरल वेसल्स, वही परिवेशी वाहिकाओं में ये निवास करते हैं। माइक्रोफाइलेरिया बुचरेरिया बैंक्रप्टाई का संक्रामक लार्वा है, अवस्था है, जो फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। मनुष्य के रुधिर में ये परजीवी रात और दिन में अलग अलग तरह से निवास करते हैं। रात में ये ऊपरी या बाहरी रुधिर वाहिकाओं में, जबकि दिन में ये भीतरी रुधिर वाहिका में निवास करते हैं। कौन? माइक्रोफाइलेरियाई बुचरेरिया बैंक्रप्टाई का संक्रामक लार्वा है। निम्नलिखित में से किसी एक का कोई मध्यस्थ पोषक नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट,
क्या प्लाज्मोडियम है? प्लाज्मोडियम में तो होता है, लीवर फ्लूक में भी है, टेपवर्म में, एस्कैरिस में नहीं होता, एस्कैरिस में नहीं देखने को मिलता। तो उपर्युक्त विकल्प में एस्कैरिस ऐसा परजीवी है जो कि अपना जीवन चक्र एक ही पोषद में पूर्ण कर लेता है, इसका कोई द्वितीयक या मध्यस्थ पोषद नहीं होता। सामान्यतः एस्कैरिस का पोषद जो है वो कौन है? मनुष्य ही होता है। किस परजीवी के लिए द्वितीयक पोषद की आवश्यकता नहीं होती? एस्कैरिस ही होगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किस परजीवी का मध्यवर्ती पोषी नहीं होता? अब मध्यवर्ती क्या? कोई नहीं होता, प्रथम द्वितीय मध्यवर्ती कोई भी नहीं होता एस्कैरिस का, तो बी वाला इसका सही होगा। ठीक, आगे देखें, किस परजीवी में इंटरमीडिएट होस्ट, अब बार बार वही कह रहा है, तो एस्कैरिस में नहीं होता। एस्कैरिस में उत्सर्जन अंग इस आकार का होता, मतलब किस आकार का होता है? क्या वो JLHM किस आकार का होगा? तो एस्कैरिस में H आकार का, याद रखे रहिए। एस्कैरिस में H आकार का उसका क्या होगा? एक्सक्रिएटरी आर्गन। देखिए एस्कैरिस में H आकार का एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है। यह एक अकेली कोशिका से विकसित होता है जिसे रीनेट कोशिका कहते हैं। इस कोशिका से नलिकाओं डक्ट्स का निर्माण होता है। वे डक्ट्स आपस में मिलकर यच के आकार में दिखाई देते हैं। अमीबी शुक्राणु पाए जाते हैं। अमीबी अमीबॉयड स्पर्म आर फाउंड इन एस्कैरिस में ही होता है अमीबॉयड। यह हाइड्रा लिकोसलोनिया स्नेल में नहीं ऐसा होता। तो एस्कैरिस में शुक्राणु स्पर्म जो होता है वो पुच्छ विहीन अमीबॉयड तथा असममित एसाइमेट्रिकल होता है। एस्कैरिस को गोल कृमि भी कहते हैं। देखिए, रूट नॉट डिजीज काज्ड बाई, रूट नॉट डिजीज किसके कारण होता है? तो निमेटोड्स के कारण होता है ये रूट नॉट डिजीज। देखें आगे, देखिए मेलॉयडोजाइन नामक निमेटोड की कुछ प्रजातियां विभिन्न वृक्षों, झाड़ी, शाक की जड़ों को रोगग्रस्त कर देते हैं, जिसे रूट नॉट रोग कहते हैं। तो ये मेलॉयडोजाइन नामक निमेटोड की कुछ प्रजातियां विभिन्न वृक्षों, झाड़ी, शाक की जड़ों को रोगग्रस्त करते हैं, उन्हीं को रूट नॉट रोग कहते हैं। लोवा द्वारा संचरित संक्रमण का संवाहक होता है। देखिए लोवा द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन काज्ड बाय लोवा, ये क्राइसोप्स स्पीसीज होता है, इसको याद रखना है। लोवा एक निमेटोड है जो लोवा फाइलेरियासिस नामक रोग पैदा करता है। इस रोग का वाहक क्राइसेप्स प्रजाति की मक्खियां हैं, जो लोवा यानी आई वर्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह आँख की श्लेष्मला यानी कॉन्जक्टिवा में ये स्थापित होता है। तो ठीक इस तरीके से प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज हम लोग देख चुके। अब देखते हैं एनिलिडा। थोड़ा सा फास्ट इसको देख लेते हैं, काफ़ी समय हो गया। देखिए वीडियो लंबी हो गई है। वैसे भी केचुए में हृदय होता है। केचुए में हृदय कितने होंगे? तो 4 पेयर, लगभग आप कहेंगे 8 होते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ होगा इसे भी समझें। केचुए में 4 जोड़ी हृदय होता है, हार्ट 4 जोड़ी मतलब 8। ये 7 से लेकर 7, 9, 12, 13, 7, 9, 8वें में नहीं, फिर इसके बाद 12 और 13 इन्हीं खंड में होते हैं। 7, 9, 12, 13, 12, 13 इधर क्रम से, इधर 7 के बाद एक छोड़ करके 9, 7, 9, 12, 13। 7वें तथा 9वें खंड के हृदय लेटरल हृदय तथा 12वें 13वें में खंडों के हृदय ये लेटरो ऑइसोफेजियल हृदय कहलाते हैं। एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण क्या है? ये नेफ्रीडिया एनिलिडम पाई जाती है, और यही क्या होता है, नेफ्रीडिया जो है उत्सर्जन का कार्य करती है। तो सभी एनिलिड संघ के जंतुओं में उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया पाया जाता है, जबकि सीलोम एनिलिडा के अतिरिक्त अन्य बहुत से जंतुओं में होता है। सीलोम
इसी प्रकार पूर्ण आहार नाल भी अन्य जंतुओं में होता है, जबकि एनिलिडा संघ के जंतु उभयलिंगी या एक लिंगी यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल फीमेल एक ही बॉडी में। अतः बी इसका मान लीजिए करेक्ट होगा ऑप्शन। वो तो नेफ्रीडिया आप देख लिए, नेफ्रीडिया यूनिक करेक्टर है ये, इसे यूनिक करेक्टर कहेंगे नेफ्रीडिया को। और हर्माफ्रोडाइट तो और भी होते हैं, ठीक है। अब सीलोम भी होता है, औरों में भी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट औरों में भी होता है। नेफ्रीडिया जो है स्पेशल करेक्टर आप कहेंगे। केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है। केचुए में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो अमोनिया यूरिया दोनों होता है, क्योंकि ये जल और भूमि दोनों पर होता है। तो आप जान रहे हैं अमोनिया जो है जल में और यूरिया भूमि में रहने से, तो मतलब इसलिए आप कहेंगे दोनों आप कहें। केचुए नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन म्यूकस तथा मूत्र के रूप में करते हैं, म्यूकस या मूत्र के रूप में। इसके मूत्र में मुख्य रूप से अमोनिया तथा यूरिया दोनों होते हैं। सामान्यतः यह यूरिया उत्सर्जित करता है सामान्य रूप से, परंतु जब आर्द्रता अधिक हो जाती है तो अमोनिया उत्सर्जित करने लगता है। केचुए के वृषण कोश किस खंड में होते हैं, टेस्टिस सैक्स इन अर्थवर्म लोकेटेड इन विच सेगमेंट है। टेस्टिस सैक यानी वृषण कोश आप कहेंगे। वृषण कोश 10वें और 11वें खंड में होता है वृषण कोश, ठीक है। केचुआ एक मान लीजिए बाइसेक्सुअल है, ये है हर्माफ्रोडाइट। इसमें 10वें और 11वें खंड में वृषण कोश टेस्टिस सैक होता है। प्रत्येक वृषण कोश में एक जोड़ी वृषण होता है। 13वें खंड में एक जोड़ी अंडाशय होता है। ओवरी 13वें खंड में, ध्यान देना 13वें खंड में ओवरी होती है। केचुए में वृषण किस खंड में स्थित होता है, फिर वही बात आ गया 10वां 11वां। पॉलीकीट में सीटी की प्रकृति होती है। जो पॉलीकीट होते हैं सीटी क्या होती है, वो आकर्षण बंडल समूह में सीटी पाई जाती है। तो एनिलिडा संघ को सीटी की स्थिति तथा व्यवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सीटी एक प्रकार का चलन अंग है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। पॉलीकीट वर्ग में सीटी बहुत सी होती है तथा समूह एवं खंडों में स्थित होती है, चूँकि तो ये वही विकल्प सी आप जिसे कहेंगे आकर्षण बंडल। पैरापोडिया द्वारा गमन होता है। पैरापोडिया द्वारा किस में होगा, तो कुछ एनिलिडा में होता है, सभी में नहीं। कुछ में तो सीटी से भी होता है ना। तो कुछ एनिलिडा जंतुओं में पैरापोडिया पाया जाता है, जो गमन श्वसन आदि कार्यों में प्रयुक्त होता है। पैरापोडिया में सीटी संख्या में अधिक होता है तथा समखंडों के पार्श्वों में स्थित जोड़ीदार मांसल प्रवर्धों अर्थात पैरापोडिया में झुंडों में धसे होते हैं। अब जैसे पॉलीकीट के सदस्य जैसे नेरीस हुआ, कीटोप्टेरस हुआ, ठीक, तो पॉलीकीट में आप जानते हैं, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। पैरापोडिया जो है वो इन्हीं में देखने को मिलता है, पॉलीकीट्स जिसे आप कहते हैं। पैरापोडिया संबंधित है लोकोमोटरी और रेस्पिरेटरी, ये रेस्पिरेशन और लोकोमोशन दोनों में हेल्प करता है। जोंक में चूसक पाए जाते हैं। सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड एट, कहाँ पर पाए जाएंगे, तो ये दोनों साइड इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी। अग्र और पश्च दोनों साइड होते हैं जोंक में जो चूसक होते हैं। जोंक में शरीर के दोनों सिरों पर चूसक पाए जाते हैं, इंटीरियर अग्र सिरे पर और पोस्टीरियर पश्च। जोंक के क्राप में कितने कोष्ठ होते हैं, तो ये तो अगर जो क्राप में पूछ रहा है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्राप ऑफ लीच, तो क्राप में 10, और अगर पूछा जाए कितने वो हृदय पूछा जाए कितना पाया जाता है, तो 8 है, 4 जोड़ी। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच, ये लीच में पूछा गया है, ध्यान दें, और जोंक में। और वो किस में पूछा गया था, वो इसमें अर्थवर्म पूछा गया था। तो जानते रहिए इस बात को, जो लीच है इसमें ज़्यादा होता है। आगे देखें, इसमें जोंक के क्रॉप इसके आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि
इसके 9वें खंड से 18वें खंड तक फैला होता है। पूरे क्रॉप में 10 चैम्बर एक क्रम में होते हैं। कहाँ से? ये 9 से 18 तक। प्रत्येक कोष्ठ एक दूसरे के स्फिंक्टर द्वारा अलग होते हैं। निम्न में से द्विलिंगी जंतु, अब द्विलिंगी जंतु तो आप अभी देखे थे, जोंक हुआ, केचुआ हुआ, ये होते हैं। जोंक देखिए यहाँ जोंक जो है यह एक प्रकार का द्विलिंगी, एक यहाँ कन्फ्यूजन न करे आपको। जोंक द्विलिंगी अर्थात हर्माफ्रोडाइट है, परंतु इसमें निषेचन ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन द्वारा होता है। मतलब एक ही बॉडी से नहीं हो जाएगा, दो जोंक चाहिए ही, है ना। क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। कौन द्विलिंगी है? द्विलिंगी वही जोंक ही है। लीच या तो एनिलिडा दिया होता, एनिलिडा कह रहे हैं, या तो केचुआ दिया होता। बोट्राइडल उत्तक पाया जाता है। बोट्राइडल टिश्यू पाया जाता है किसमें? हीरोडिनेरिया में बोट्राइडल टिश्यू पाया जाता है। जोंक या हीरोडिनेरिया में देह भित्ति की पेशी स्तर के नीचे आहार नाल के चारों तरफ विशेष प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, जिसे बोट्राइडल उत्तक कहते हैं। और ये उत्तक इनके सीलोम के लगभग संपूर्ण भाग में फैले होंगे। हीरोडिनेरिया के प्रगुहा का अधिकांश भाग भरा रहता है। मोस्ट ऑफ द सीलोमिक स्पेस इन हीरोडिनेरिया इज फिल्ड विथ बोट्राइडल टिश्यू से भरा रहता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। हीरोडिनेरिया ग्रैनुलोसा में एक अस्थायी क्लाइटेलम इन खंडों में बनता है। कहाँ खंडों में बनेगा? तो 9 से ये 11 खंड में हीरोडिनेरिया ग्रैनुलोसा में एक, देखिए हीरोडिनेरिया ग्रैनुलोसा ए टेम्पोररी क्लाइटेलम इज फॉर्म्ड बाय दिस सेगमेंट। ये टेम्पोररी क्लाइटेलम यहीं 9 से लेकर 11 तक बनता है। हीरोडिनेरिया ग्रैनुलोसा का संपूर्ण शरीर 33 खंड में बटा होता है। इनमें जनन काल में 9वें से 9वां 10वां 11वां इन खंडों में क्लाइटेलम बनता है, और क्लाइटेलम की ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ को कोकून कहा जाता है। हीरोडिनेरिया में पश्च चूसक का निर्माण कितने खंड से? तो पश्च चूसक जानते रहिए 7। हीरोडिनेरिया में मतलब वही जोंक में जो पश्च पीछे की ओर अर्थात अग्र नहीं पश्च, वो 7 जो हैं खंड मिल करके उसके पोस्टीरियर चूसक बनाते हैं। हीरोडिनेरिया में 2 प्रकार के चूसक होते हैं। अग्र चूसक ये 3 खंडों द्वारा बनते हैं, और पश्च चूसक 27 से 33 ये कुल मिला के 7 खंडों द्वारा बनता है। ठीक, जानते रहिए। अग्र वाला 3 खंड, पश्च वाला 7। निम्न में से कौन एक सिलेंट्रेट है? इसमें से कौन सा एक सिलेंट्रेट है? तो देखिए सी पेन जो होता है, सी पेन जो है यही क्या है? एक सिलेंट्रेट होता है। सी पेन को ही देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम पेनेटूला है, पेनेटूला। तो सी फीदर, ये सी माउस ये नहीं है, ठीक है। सी लिली भी नहीं है। सी माउस को अपलेसिया भी कहते हैं, जानते रहिए। जोंक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है, और उसमें ये उड़ेल कर, देखिए यहाँ, लीच ऑब्टेन्स कंटिन्यूअस ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इट्स विक्टिम बाय प्योरिंग इन इट। तो हीरोडिन जो है वो उसमें उड़ेल करके लगातार ब्लड को क्या करता है? वो खींचता रहता है, चूसता रहता है, जानते रहिए। हीरोडिन एक क्या है? एंटीकोगुलेंट है, अर्थात ये रक्त को जमने नहीं देता, जोंक द्वारा स्रावित होता है, अतः रुधिर का थक्का नहीं जमता है, और ये लगातार रुधिर प्राप्त करता रहता है। हिपेरिन भी एक इसका अंदर रोधी है। ये मनुष्य की रुधिर वाहिकाओं में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, हिपेरिन, जिससे शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता। यह रुधिर वाहिकाओं के अंदर थक्का जमने से रोकता है। कौन? हिपेरिन। इनमें से कौन एक रक्त चूसक है? वही हीरोडिनेरिया है। हीरोडिनेरिया एक विकल्पी बाह्य परजीवी फैकल्टेटिव एक्टोपैरासाइट होता है, जो कि रक्त चूसता है। एनिलिडा संघ का यह जंतु है। इसका सामान्य नाम जोंक है।
लीच में गमन किसके द्वारा होगा? लीच मतलब जोंक में, अभी आपने देखा था हाइड्रोस्केलेटन के द्वारा, इसमें आप बताएंगे, महत्वपूर्ण है। लीच एनिलिडा संघ के हेरोडिनी वर्ग में आता है। इसके वर्ग में देखिए, इस वर्ग में जंतुओं में गमन अंग सीटी, पैरापोडिया, पाद इत्यादि होते हैं। सीटी, पैरापोडिया, पाद इत्यादि नहीं पाए जाते, ये सब नहीं पाया जाता है इसमें, ठीक है। इनमें इनके पेशियों तथा कंकाल की सहायता से गमन होता है। इनके पेशी या कंकाल, हालांकि इनमें कोई वास्तविक कंकाल नहीं होता, बल्कि इनके शरीर के भीतर गुहा में भरा द्रव ही कंकाल की तरह कार्य करता है, जिसे हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। केचुआ जो है सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है। अर्थवर्म रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली टूवर्ड्स, तो ये केमिकल्स के प्रति ये पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है, ये जानते रहिए। आगे देख लेते हैं। केचुए में विभिन्न प्रकार के संवेदांग पाए जाते हैं। तो देखिए, केचुए में विभिन्न प्रकार के संवेदांग पाए जाते हैं। एक रासायनिक संवेदांग कीमो रिसेप्टर होता है, यह विभिन्न रसायनों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है। और एक होता है फोटो रिसेप्टर, तो केचुआ प्रकाश के प्रति नकारात्मक व्यवहार दिखाता है। लेकिन पॉजिटिवली अगर पूछा जाए तब तो कीमो रिसेप्टर केमिकल के प्रति, और अगर कहा जाए फोटो रिसेप्टर, फोटो यानी प्रकाश के प्रति ये नकारात्मक, जहाँ प्रकाश रहेगा वहाँ नहीं ये रहेगा, ठीक है। स्टेटोसिस्ट अंग है। स्टेटोसिस्ट किसका अंग है? तो ये संतुलन के लिए होता है। स्टेटोसिस्ट संतुलन में से संबंधित संवेदांग है, जो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा आदि संघ के कुछ जंतु में देखने को मिलता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केचुए में वही भूमिका अदा करती हैं जो कशेरुकियों में यकृत करता है? तो इस कशेरुकियों में विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन अर्थवर्म प्ले अ रोल सिमिलर टू दिस लीवर ऑफ वर्टिब्रेट? एपिडर्मल सेल, फ्लेम सेल, म्यूकस सेल, क्लोरेगोगन सेल। ध्यान दें, क्लोरेगोगन सेल ये जो है, जो इनमें दिखाएगा, केचुए में जो कार्य करेगा वही कशेरुकियों में, वर्टिब्रेट में भी यही क्लोरेगोगन सेल। अब देखिए, थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए। केचुए की ये क्लोरेगोगन जो सेल है, ये वर्टिब्रेट की यकृत के एनालॉगस होती है। उसी की क्या है? एनालॉगस। ये यकृत के समान ही ग्लाइकोजन तथा फैट का संग्रह करती है। इनके अतिरिक्त ये कोशिकाएं उत्सर्जन से संबंधित भी कार्य करती हैं। ब्लड, सीलोमिक फ्लूइड तथा आहार नाल से उत्सर्जित पदार्थ को अवशोषित करती हैं। ये केचुए की क्लोरेगोगन कोशिकाएं कशेरुकियों की किस रचना में कार्यों में समरूप होती हैं? अभी लीवर आपने देखा ही है, तो लीवर के होती हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसके प्लाज्मा में घुला होता है? तो ये आप जानते हैं, अर्थवर्म जानते रहिए, इम्पोर्टेंट है। इसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन जो है वो डिजॉल्व्ड होता है, मतलब डिजॉल्व्ड हीमोग्लोबिन फाउंड इन अर्थवर्म। हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से कशेरुकी के रुधिर में पाया जाता है। इनके लाल रुधिराणु आरबीसी में पाया जाता है। देखिए, इनके जो लाल रुधिराणु आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जबकि कुछ अन्य कशेरुकी जंतु इनवर्टिब्रेट के जैसे केचुए में हीमोग्लोबिन इनके रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है, इसी कारण इनका रुधिर केचुए का भी लाल होता है। देखिए, इन इनवर्टिब्रेट्स द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट। अकशेरुकी प्राणियों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो अकशेरुकी में ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, घुला रहता है। केचुए में रक्त रंजक कौन होता है? रक्त रंजक वही हीमोग्लोबिन ही होता है केचुए में, तभी तो लाल है उसका ब्लड। हीमोग्लोबिन किसके रक्त प्लाज्मा में घुला रहता है? किसके रक्त प्लाज्मा में? अगर कहा जाए तो अर्थवर्म के रक्त प्लाज्मा में घुला रहता है। नेरीस से हेट्रोनेरीस के रूपांतरण के दौरान क्या परिवर्तन होता है? मतलब हेट्रोनेरीस इज ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेरीस एक्वायर। क्या वो एक्वायर करता है? शरीर के पश्च भाग से बड़ी पैरापोडिया, इनलार्जमेंट पैरापोडिया इन दी पोस्टीरियर हाफ ऑफ बॉडी। ठीक, देखिए, नेरीस एक लैंगिक सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त कर लेता है, तो हेट्रोनेरीस इसे कहेंगे।
इस दौरान इसमें बहुत से बाह्य एवं आंतरिक संरचनाएं जो हैं वो बदलती हो रहती हैं। जैसे पश्च छोर से पैरापोडिये बड़े हो जाते हैं और इसमें चपटे पत्ती के आकार की संरचना बन जाती है जो श्वसन में हेल्प करती है। आँखें बड़ी हो जाती हैं। यह सक्रिय रूप से जल की सतह पर तैरता है। जानते रहिए जेनेरिस जब लैंगिक सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त कर लेता है तो हेट्रोनेरिस इसी को कहते हैं और इस दौरान ये सब परिवर्तन देखने को मिलते हैं। केचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य है। क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य होता है कोकून का फॉर्मेशन करना। ठीक है, केचुए में तो केचुए में 14वें 16वें खंड में क्लाइटेलम नामक संरचना पाई जाती है। इसकी कोशिकाओं द्वारा म्यूकस और एल्ब्यूमिन युक्त तरल स्रावित होता है जिससे आगे चलकर एक कठोर संरचना बनती है जिसे कोकून कहते हैं। कहाँ खंड पाया जाएगा? 14 से 16। कोकून के अंदर ही निषेचन तथा भ्रूणी परिवर्तन होता है। केचुए में प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोस्टोमियम देखिए मिट्टी, वही अगला भाग जो केचुए के इंटीरियर पार्ट को प्रोस्टोमियम कहते हैं। मिट्टी को भी ये खोदता है और संवेदी अंग की तरह भी कार्य करता है। जैसे कहीं केमिकल आ गया तो उससे तब तो पॉजिटिवली रिस्पांस दिखाएगा और लाइट आ गया तब वो निगेटिवली, तो दोनों कार्य करता है कहेंगे, है ना। डिगिंग सॉइल एज सेंसरी ऑर्गन बोथ करेक्ट है। केचुए के मुख्य अग्रभाग प्रोस्टोमियम नामक संवेदनांग होता है। प्रकाश ग्राहक फोटो रिसेप्टर एवं मिट्टी खोदने में भी हेल्प करता है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, केचुए की आहार नाल में कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन? गिजार्ड वही ग्राइंडिंग मशीन का काम करता है। ठीक, ये भोजन को क्या करता है? भोजन मतलब उसका तो वही मिट्टी है केचुए का भोजन। तो केचुए में 8वें तथा 9वें खंड में गिजार्ड नामक संरचना होती है। केचुए के आहार नाल में उपस्थित यह संरचना ग्राइंडिंग मशीन काम करती है। इसमें मोटी मांसपेशियां क्यूटिकल युक्त संरचना होती है। इसकी सहायता से यह भोजन के कणों को क्या करता है? पीसता है। केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य क्या है? टिफ्लोसोल होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन और अवशोषण का काम करता है टिफ्लोसोल। केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य भोज्य पदार्थों के पाचन और अवशोषण में हेल्प करना। टिफ्लोसोल नामक आंतरिक एपिथेलियम का तल क्षेत्र कई गुना बढ़ जाता है। ठीक, ये थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी इसमें देखिए। व्हाट इज कॉमन बिटवीन अर्थवर्म, लीच एंड सेंटीपेड्स? यानी कि अर्थवर्म केचुआ, जोंक और सेंटीपीड, है ना, सेंटीपीड, इनमें क्या समानता है? देखिए इनमें दे आर वेंट्रल नर्व कार्ड, इन सभी में वेंट्रल नर्व कार्ड होता है। ठीक, पूछा जाए मनुष्य में तब आप मनुष्य में क्या बताएंगे? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये। ठीक, तो अर्थवर्म, लीच और सेंटीपीड सभी नॉन कार्डेट हैं। इसमें नालवत तंत्र क्या नर्व कार्ड वेंट्रल भाग में होता है, जबकि कार्डेट्स में यह, अच्छा यहाँ दे ही दिया तो आप लोग तो जान ही गए, कार्डेट्स में डार्सल होता है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से देखेंगे आर्थ्रोपोडा से। तो वीडियो कैसी लगी? अगर हेल्पफुल हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।